हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और आज पढ़ रहे हैं हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हम कुछ टर्म्स जो है वो अकाउंटिंग के पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टर्म्स एक्चुअली पढ़ चुके हैं। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो बाकी है इस चैप्टर्स में, जो हमें और आगे पढ़ना है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, ताकि आपको पता लगे कि पहले के टर्म्स कौन कौन से हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा पिछला वीडियो। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएगी। बट फिर भी वीडियो देखिए, टर्म्स अलग अलग हैं, समझ में तो आएगा, बट पहले वीडियो देखना जरूरी है ताकि पिछले टर्म्स भी आपको समझ में आए। तो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मेरे पास पढ़ा हुआ है परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये लगभग एक जैसे मिलते जुलते टर्म्स हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक जगह उठा के रखा है। आइए मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इनका। जनरली परचेज का मतलब होता है खरीदना, बट खरीदना क्या, जनरल सेंस में परचेज आप जहां पे भी पढ़ेंगे तो वहां उसका मतलब होगा खरीदना। बट यदि सिर्फ परचेज लिखा हुआ है कहीं पे, सिर्फ परचेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो परचेज ऑफ गुड्स है। मतलब सुन लीजिए मेरी बात, परचेज का मतलब कुछ भी खरीद लेना परचेज नहीं है। कुछ भी खरीद लेना परचेज नहीं है। यदि मेरा बिजनेस है किस चीज़ का, से किराने की दुकान है, तो मैं आटा, चावल, तेल, साबुन, नमक, हल्दी ये सब चीज़ें बेचता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए गुड्स है। इसके अलावा मैं यदि कुछ और खरीदता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने फर्नीचर खरीदा है, मैंने पंखा खरीदा है, मैंने टेलीविज़न खरीदा है दुकान के अंदर, ठीक है, और भी चीज़ें, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा है दुकान के लिए, मैंने और दूसरी चीज़ें खरीदी हैं जो दुकान में ज़रूरी है, रैक वगैरह खरीदे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे हैं, ये सारी चीज़ें जो दुकान में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें खरीदी है, तो वो चीज़ें असेट्स हैं, गुड्स नहीं है। तो यानी फर्नीचर आपके लिए, दुकान के अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं है, असेट्स है। फर्नीचर और दुकान के अंदर पड़ा हुआ रैक जो है वो गुड्स नहीं है, वो असेट्स है। फैन जो लगा हुआ है वो गुड्स नहीं है, वो असेट्स है। उसके बाद और भी चीज़ें, कंप्यूटर जो लगा हुआ है वो गुड्स नहीं है, असेट्स है। रेफ्रिजरेटर जो लगा हुआ है वो गुड्स नहीं है, असेट्स है। तो यानी इन चीज़ों को खरीदना परचेज नहीं कहलाता है। इन चीज़ों को खरीदना परचेज नहीं कहलाता है। तो परचेज किसे कहेंगे? जो आपका गुड्स है वो खरीदना परचेज है। सिर्फ गुड्स को खरीदना परचेज है। यानी कि आपकी यदि किराने की दुकान है, राशन की दुकान है, तो उसमें आप दाल, चावल, आटा, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, साबुन, सर्फ ये सब चीज़ें खरीदते हैं, तो ये आपके लिए है परचेजेस। अब मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं कि क्या मतलब है परचेजेस का। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड, टर्म परचेजेस जो है वो यूज किया जाता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दी कॉमोडिटी, गुड्स वो वस्तुएं हैं जो या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं या फिर ट्रेडिंग कॉमोडिटी की तरह यूज किए जाते हैं। यानी आप यदि मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन करना। यदि आप उत्पादन करने वाली कंपनी है जो चीज़ें बनाती है, से फॉर एग्जाम्पल आपकी कपड़ा बनाने की कंपनी, मतलब कपड़े मतलब पहनने वाले, ड्रेसेस बनाने की कंपनी है, तो आप क्या खरीदोगे? आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, कपड़ा, उसके बाद धागा खरीदोगे, बटन्स खरीदोगे, ये सब चीज़ें जो आपके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें खरीदना परचेजेस कहलाएगा। पर यदि आपकी ट्रेडिंग की दुकान है, मतलब सिर्फ खरीदते हो और बेचते हो, जैसे मैंने क्या, किराने वाली दुकान, वहाँ किराने वाली दुकान में वो साबुन बनाने नहीं बैठता है, वो क्या करता है? साबुन खरीदता है और बेचता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसे कहते हैं जो खुद बनाता है और बेचता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या खरीदोगे? रॉ मटेरियल। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या खरीदोगे? बना हुआ सामान। ठीक है, तो ट्रेडिंग कमोडिटी भी खरीद सकते हो या फिर रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हो, ये दोनों ही परचेजेस कहलाएंगे। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न मतलब आपने जो माल खरीदा था वो किसी वजह से आपको वापस करना पड़े, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न मींस रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स, इट इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब रिटर्न हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बाहर की ओर। आपने खरीदा था, अब वो रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न कहाँ कर रहे हो? बाहर की ओर, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसका नाम इसी वजह से रिटर्न आउटवर्ड है क्योंकि आपने खरीदा था, अब वापस कर रहे हो, तो वापस करोगे तो बाहर जाएगा ना माल, इसलिए इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड।
सेल्स, सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है सेलिंग द गुड्स इन ट्रेड और फिनिश गुड्स। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो क्या बेचोगे? मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो आप बेचोगे जो माल बन चुका है वो बेचोगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए बेचने वाला जो गुड्स है वो है फिनिश गुड्स। और यदि आप ट्रेडिंग फर्म हो तो जो भी आपका ट्रेड खरीदते हो और बेचते हो वो गुड्स इन ट्रेड वो बेच सकते हो। तो दोनों चीजें बेचना क्या कहलाएगा? सेल्स। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो फिनिश गुड्स बेचोगे, और यदि ट्रेडिंग टर्म हो वो फर्म हो तो आप गुड्स इन ट्रेड बेचोगे। सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जो माल मैंने बेच दिया वो किसी वजह से मुझे वापस रिटर्न कर दिया गया है। तो मैंने तो बेच दिया था, अब वापस रिटर्न आ गया तो अंदर की ओर रिटर्न आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न का मतलब है रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर। जिस कस्टमर को आपने माल बेचा था वो माल वापस रिटर्न कर दिया उसने, तो वो कहलाएगा रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न कहलाता है। इसे रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमने तो बेच दिया था, अब वो वापस आ गया, अंदर की ओर वापस आया, इसी वजह से रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड का मतलब समझ में आ गया। यदि रिटर्न बाहर की ओर किया जाए, सुनिए, यदि रिटर्न बाहर की ओर किया जाए तो रिटर्न आउटवर्ड, और यदि रिटर्न अंदर की ओर किया जाए तो रिटर्न इनवर्ड। बाहर की तरफ कौन सा रिटर्न करोगे? जो खरीदा था, परचेज रिटर्न, और अंदर की तरफ कौन सा रिटर्न आएगा? जो बेचा था, सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसे कहते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम सेल्स को ही कहते हैं, पर सिर्फ सेल्स को नहीं, नेट सेल को कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, एक नया टर्म है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने यूज किया है, इसलिए इसका नाम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स का ही नाम जो है कंपनीज एक्ट 2013 ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रखा है, ठीक है। तो कानून के अनुसार हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अनुसार, यदि कंपनीज की बुक्स बना रहे हो, यदि कंपनी की फाइनेंशियल बना रहे हो तो। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो सेल्स भी लिख सकते हैं, बट फिर मीनिंग जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट रिवेन्यू अर्न्ड बाय द इंटरप्राइज। जो भी रिवेन्यू अर्न की गई है इंटरप्राइज के द्वारा वो रिवेन्यू कहलाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि सेल्स ही है, मतलब सेल्स ही है, ये नाम बदल गया है। जैसे आपका नाम गोलू गोलू नाम है मान लो किसी बच्चे का, तो गोलू नाम कैसे बेकार सा लगता है, छोटा सा अजीब सा, तो बड़ा सुंदर सा बड़ा सा नाम रख दिया है ना, कुछ बड़ा सा नाम रख दिया धीरेन्द्र चौधरी, हाँ, तो वो ऐसा ही है। तो नेट सेल्स बड़ा छोटा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उनको, किनको? कंपनीज एक्ट बनाने वालों को, तो उन्होंने कहा रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दीजिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट सेल्स, इसी को नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स निकलता है। हाँ, बेचने के बाद जो पैसा आता है वो नेट सेल्स। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो यदि माइनस कर दोगे तो वो कहलाएगा आपका नेट सेल्स। मान के चलो मैंने 5 लाख का माल बेचा, 5 लाख में से 1 लाख का माल वापस आ गया, तो नेट सेल कितना? 4 लाख, ठीक है, दैट इज नेट सेल्स। तो ये हो गई आपके पास 1 2 3 4 5 चीजें, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है मैं बता दूं आपको। गुड्स है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री है, कुछ और आइटम्स है। पहले मैं दोनों बताता हूँ, फिर उसके बाद वो भी बताऊंगा। गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है हिंदी में, गुड्स को कहते हैं माल, ठीक है। गुड्स मतलब माल। अब माल क्या होता है? मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका स्टॉक, मतलब उससे संबंधित जो भी चीज़ें आप खरीदते हो, ठीक है। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, या फिर वर्किंग प्रोग्रेस भी हो सकता है। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स, वो फिजिकल आइटम्स होते हैं जो खरीदे गए हैं बिजनेस के द्वारा रीसेल पर्पस के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए या फिर उसे दोबारा बेचने के लिए आपने खरीदा है तो वो कहलाएगा गुड्स। स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहा जाता है? देखो, एट द एंड ऑफ ईयर यदि मेरे पास कुछ गुड्स बचे हुए हैं, गुड्स है ना, वो गुड्स जो बचे हुए हैं उन्हीं को कहा जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। जो गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास बचे हुए हैं वही आपका स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है।
स्टॉक आर द टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस, किस लिए हेल्ड किया गया है? फॉर सेल और टू यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जितना गुड्स पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा। हालांकि इन्वेंट्री और स्टॉक में थोड़ा सा फर्क होता है, स्टॉक जो है वो नैरोअर होता है, थोड़ा छोटा टर्म होता है, इन्वेंट्री जो है ब्रॉडर है, पर तुम्हारे लेवल पे ये काफ़ी है कि आप दोनों को एक ही समझ लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, यदि साल के अंत में आपके पास जितना गुड्स पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और इसको गुड्स ही लिख देते हैं, गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, और गुड्स लाइंग एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। हालांकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना वही ओपनिंग होता है अगले साल के लिए, है ना। अगले साल वो बिक जाएगा। इस साल मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है 31 मार्च को, तो अगले साल स्टार्टिंग इसी माल से होगा, तो यही माल अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। अब स्टॉक जो होगा वो 3 प्रकार का होगा आपके पास, या तो रॉ मटेरियल होगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस होगा, या फिर फिनिश गुड्स होगा। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? ऐसे गुड्स, देखो यदि मैं प्रोडक्शन प्रोसेस बना के समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो जो सामान यहाँ लगा ही नहीं है, अभी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल है। जो लग तो गया है पर अभी भी उस पर काम चल रहा है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और जो बन गया है, प्रोडक्शन उसके ऊपर खत्म हो चुका है, तो वो फिनिश गुड्स है या फिर स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तीनों अपने स्टेजेस की वजह से है, यानी जिनके ऊपर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है वो रॉ मटेरियल है, खरीदे गए हैं अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, जिनके ऊपर काम शुरू तो हो गया पर ख़त्म नहीं हुआ है, उसको कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स, जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, ख़त्म भी हो चुका है, अब वो बिकने के लिए तैयार है, तो ये रेडी फॉर सेल है, रेडी फॉर सेल, ठीक है। लिखा गया है मैंने, स्टॉक ऑफ फिजिकल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो अभी यूज करना है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे कहा जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहा जाएगा? दोज स्टॉक आइटम्स, वो स्टॉक आइटम्स अपॉन विच वर्क हैज बीन स्टार्टेड, काम शुरू हो चुका है, बट हैज नॉट बीन फिनिश्ड, पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं, जिन्हें हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? फिनिश गुड्स कहते हैं स्टॉक हेल्ड आइदर परचेज, वो गुड्स या तो हमने परचेज किया है, किस लिए? रीसेल पर्पस के लिए, या फिर वो हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है, उसका सेल बाकी है, तो उन्हें कहेंगे आप फिनिश गुड्स। ऐसा भी तो हो सकता है आप फिनिश गुड्स सीधे बना बनाया खरीदते हो बेचने के लिए, हाँ तो ठीक है, वो फिनिश गुड्स है पर उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। यदि आप बना बनाया खरीदते हो, उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसे बनाया है तो फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स मैंने बता दिए, गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये दो सारे एक जैसे थे, इस वजह से मैंने आपको एक साथ बता दिए। हाँ जी, तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा परचेजेस किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहा जाता है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री किसे कहा जाता है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक बताया गया, क्लोजिंग स्टॉक बताया गया, और उसके बाद मैंने स्टॉक इन ट्रेड या फिर फिनिश गुड्स के बारे में बताया, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताया, और रॉ मटेरियल के बारे में बताया। आगे का हिस्सा जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।